हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ रहे थे, जिसको हमने दो भागों के अंदर बांटा था, पुरातात्विक स्रोत वो साहित्यिक स्रोत। फ्रेंड्स, हम लोगों ने पुरातात्विक स्रोत को बहुत अच्छे से समझा था और उसके बाद हमने साहित्यिक स्रोत को पुनः तीन भागों के अंदर बांटा था, भारतीय साहित्य, समकालीन ग्रंथ वो विदेशी साहित्य। दोस्तों, हम लोगों ने भारतीय साहित्य वो समकालीन ग्रंथों को भी अच्छे से समझ लिया था। यदि आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जाकर ज़रूर देखें, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे भारतीय इतिहास को जानने के अंतिम स्रोत की, वो है विदेशी साहित्य। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ध्यान से देखना। यहाँ से किसी भी एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि जो भारतीय साहित्य या समकालीन ग्रंथ होते हैं उन पर कहीं ना कहीं जो तत्कालीन शासक हुए हैं उनका प्रभाव अधिक रहता है, जिसके कारण कई बार वे वास्तविकता से दूर रह जाते हैं। जबकि दोस्तों, विदेशी साहित्य में ऐसा नहीं होता है, जिस कारण वे वास्तविकता को बहुत अच्छे से समझा पाते हैं। दोस्तों, हम बात करें विदेशी साहित्य की तो इसको हम मुख्यतः चार भागों के अंदर बांट सकते हैं: चीनी लेखक, अरबी लेखक, यूनानी लेखक और तिब्बती लेखक। तो दोस्तों, अब हम इन चारों को एक एक करके अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करें चीनी लेखक की। तो दोस्तों, आप सब जानते हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म भारत में हुआ और धीरे धीरे ये संपूर्ण विश्व में फैला। दोस्तों, जब चीन के अंदर बौद्ध धर्म फैला और वहाँ के विद्वानों को इसके बारे में जानने की जिज्ञासा हुई, जिस कारण बहुत से विद्वानों ने भारत की ओर प्रस्थान किया और अनेक विद्वानों ने भारत की यात्राएं की, अनेक राज्यों में घूमे और बहुत से शासकों के दरबार में भी रहे और उस आधार पर अपनी पुस्तकें लिखी, जो भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ही अधिक सहायक है। दोस्तों, अब हम बात करें प्रमुख चीनी लेखक की तो सबसे पहला है सुमाचीन। दोस्तों, सुमाचीन को चीनी इतिहास का पितामह भी कहा जाता है, जिसने अपनी पुस्तक में ईसा पूर्व की प्रथम शताब्दी के भारत का इतिहास लिखा है, जो कि भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ही अधिक सहायक है। दोस्तों, अब हम बात करें दूसरे प्रमुख लेखक की तो वो है फाहियान। दोस्तों, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए भारत में आया था और लगभग 15-16 वर्ष तक यहीं पर रहा था और यहाँ पर अनेकों यात्राएं की, जिस आधार पर अपना यात्रा वृत्तांत लिखा, जो गुप्तकालीन भारत को जानने में काफ़ी सहायक है। फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसे प्रश्न उठा लिए जाते हैं कि फाहियान भारत कब आया और किसके शासनकाल में आया। तो दोस्तों, उसका जवाब है 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय के समय पर भारत आया। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि चंद्रगुप्त तो ईसा पूर्व था, तो फिर यहाँ पर 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त के टाइम पर फाहियान कैसे भारत आया। तो फ्रेंड्स, जो ये चंद्रगुप्त द्वितीय है, ये गुप्तकालीन सम्राट हैं, जो गुप्त वंश के एक महान सम्राट हुए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय। जबकि जो अपने चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे, जिन्होंने 322 ईस्वी से 298 ईस्वी के बीच में शासन किया था। अब दोस्तों, हम बात करें हमारे अगले प्रमुख लेखक की तो वो है ह्वेनसांग। दोस्तों, ह्वेनसांग भी भारत में बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए ही आया था सम्राट हर्षवर्धन के टाइम पर और लगभग 15 वर्ष तक यहाँ पर रुका था और यहाँ पर अनेकों यात्राएं की थी। फिर दोस्तों, वो अपने देश वापस चला गया था और वहाँ जाकर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी, जिसका नाम था सी यू की। दोस्तों, एग्जाम के अंदर यहाँ पर प्रश्न ऐसे उठा लिए जाते हैं कि ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया या फिर उसकी प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या था। तो दोस्तों, आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि ह से ह्वेनसांग और ह से हर्षवर्धन, यानी कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के टाइम पर भारत आया था। दोस्तों, अब हम बात करें अरबी लेख की तो फ्रेंड्स, अरब देशों के साथ भारत के प्राचीन काल से ही व्यापारिक संबंध थे, जिस कारण अरबी विद्वान भारत आते रहते थे। उस आधार पर उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जो भारतीय इतिहास को जानने में बहुत ही अधिक मददगार हैं।
दोस्तों अब हम बात करें प्रमुख अरबी लेखक की, तो सबसे पहला है अल मसूदी। दोस्तों अल मसूदी ने अपने ग्रंथ मरूजुल जहो में भारतीय इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन किया है, जिससे हमें भारतीय राजनीति, समाज एवं धर्म को दूसरे रूप से समझने का मौका मिलता है। अब हम बात करें यूनानी लेखक की, तो दोस्तों यूनान की तरफ से भारत पर निरंतर आक्रमण किए गए, जिसके कारण यूनानी विद्वानों की भारत की तरफ रुचि बढ़ी और उन्होंने भारत की अनेकों यात्राएं करके अनेकों पुस्तकें लिखी, जो भारतीय इतिहास को जानने में काफ़ी सहायक है। दोस्तों अब हम बात करें कुछ प्रमुख यूनानी लेखक की, तो वो है हेरोडोटस, स्काइलैक्स, मेगस्थनीज, पेट्रोक्लीस आदि। दोस्तों हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिस्टोरिका में पश्चिमोत्तर भारत का इतिहास लिखा है। जबकि दोस्तों मेगस्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पर भारत आया था, जो कि सेल्यूकस का राजदूत था, जिसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन भारत का विस्तृत ब्यौरा दिया है। दोस्तों अब हम बात करें तिब्बती लेखक की, तो उसमें सबसे प्रमुख है लामा तारानाथ, जिन्होंने अपने ग्रंथ कयुंग्युर और तयुंग्युर में भारत की धार्मिक नीति को बहुत अच्छे से समझाया है और भारत की धार्मिक नीति का एक आलोचनात्मक मूल्यांकन हमारे सामने पेश किया है। कुछ फ्रेंड के लास्ट वीडियो के अंदर कमेंट आ रहे थे कि आप प्लीज़ जो भारतीय इतिहास के स्रोत में महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन्हें भी वीडियो में डालिए। तो दोस्तों मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा, जिसके अंदर जो भारतीय इतिहास के स्रोत में जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो के अंदर आपसे प्रश्न किया था कि शुंग वंश की स्थापना कब और किसने की थी, तो उसका उत्तर है 187 ईसा पूर्व में पुष्यमित्र शुंग ने। दोस्तों आपको ये पता होना चाहिए कि पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके एक नवीनतम वंश शुंग वंश की स्थापना की थी। तो दोस्तों आज की वीडियो का प्रश्न यह है कि भारतीय इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।